नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास शो महासंग्राम। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। कर्नाटक के बेंगलुरु में अजान की आवाज हनुमान चालीसा की गूंज में दब न जाए, ये इसलिए क्योंकि कुछ असामाजिक तत्वों ने भक्ति गीत सुन रहे एक शख्स की बुरी तरीके से पिटाई कर दी, जान से मारने की धमकी भी दी। और खबर जब फैली तो हिंदू संगठन भी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगा। यही नहीं, पॉलिटिकल पार्टी ने कहना शुरू कर दिया चूंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ने वाले शख्स की पिटाई कर दी गई। अब बीजेपी लीडर तेजस्वी सूर्या ने दावा किया है कि एफआईआर दर्ज करने को पुलिस वाले तैयार नहीं थे, ये उनका ही दबाव था कि एफआईआर दर्ज हो। बहरहाल इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आई है, लेकिन सवाल उठाने वाले पूछ रहे हैं, जो सवाल हमारे हैं, हिंदुस्तान में हनुमान चालीसा सुनना आखिर क्या अपराध है? यह एक बड़ा सवाल। भारत में हनुमान का गुणगान करना क्या गुनाह है? अजान से नहीं, राम भक्तों से आखिर इतनी दिक्कत क्यों है? और मौसम चुनावी है इसलिए जिहादी गैंग हावी है क्या? तुष्टीकरण की राजनीति कर्नाटक में हावी है क्या? कांग्रेस शासित राज्यों में राम का नाम लेना पाप है? इन मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आपका परिचय भी उनसे करवाती हूं। हमारे साथ पंडित अजय गौतम जो कि हिंदू धर्मगुरु है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हाफिज नूरजी अजहरी जो कि अध्यक्ष AIM-PLB के, वो हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे। इसके साथ साथ सैयद जवाद जी जो कि राजनीतिक विश्लेषज्ञ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो मेहमानों के साथ हम चर्चा करें उससे पहले हम आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट कि आखिर पूरा मामला है क्या। बेंगलुरु की जो घटना सामने आई है उसने सबको स्तब्ध करके रख दिया। ये रिपोर्ट देखिए। भजन प्ले कर रहा था, 3-4 लोग आए और मुझे धमकाने लगे कि फोन स्पीकर वगैरह बजाया तो मेरे को मार दूंगा पूरा। तो मैंने बोला आपको तकलीफ क्या हो रही है? तो बोला हमारा अज़ान का टाइम है, अज़ान का टाइम में सब नहीं प्ले करना। तो बोला अज़ान का टाइम तो अभी नहीं है ना, तुम अभी ऐसा क्यों करो? नहीं, तुम ज़्यादा बात मत करो, ऐसा बजाया तो मैं तुम्हारे को मार देता। तो कैसा मारता? मैं सामने आया तो मेरा गला पकड़ लिया, वो भी पकड़ने आ गया और मैं उनको छुड़ाने के लिए बाहर गया तो बाहर मेरे को सब लोगों ने मिलकर मार दिया सर, पंचर से मारा और धमकी भी दिया कि चाकू छुपा दूंगा, मेरे को मारा दो। बताया जा रहा है कि रविवार शाम बेंगलुरु के नगराथपेट इलाके में जिस वक्त अजान का समय था उस वक्त मुकेश पर हनुमान चालीसा बजाने के बाद कुछ लोगों ने हमला कर दिया। मुकेश को दुकान से निकालकर सड़क पर पटक पटक कर पीटा गया, लात घूंसों की बरसात की गई। इतना ही नहीं, मुकेश को चाकू तक मारने की धमकी दी गई। दावा किया जा रहा है कि ये अजान शुरू होने का हवाला देकर भक्ति गीत बंद करने का दबाव मुकेश पर बना रहे थे। घटना के तुरंत बाद पीड़ित मुकेश और बगल का दुकानदार पास के थाने पहुंचे। मुकेश लिखित में अपनी शिकायत देता है, लेकिन फिर भी शुरुआत में मुकेश की एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। That the police have filed a diluted FIR. पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों का नाम एफआईआर में शामिल किया जो इस घटना में शामिल ही नहीं थे। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में जाहिर है इस घटना ने सियासी रंग पकड़ लिया है। इधर अंदर आने के बाद पुलिस कर रहे हैं, नमाज होने दो बाद में जाओ, ऐसा सरकार इधर है। नमाज के बाद हम बाहर निकलना, लेकिन ये किसका सरकार है? मैं पूछना चाहती हूँ सिद्धरामैया को, ये किसका सरकार है? आपको हिंदू वोट नहीं डाला है क्या? लॉ एंड ऑर्डर ठीक से नहीं पाते, इसीलिए मैंने मांग करती हूँ परमेश्वर का इस्तीफा लेना एंड लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना। अजान वर्सेस हनुमान चालीसा की जंग कोई नई नहीं है। इससे पहले भी महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर अमरावती के निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने आवाज उठाई थी। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारने के आदेश दिए थे, लेकिन अब यही मसला दक्षिण के राज्य में उठा है। लेकिन सवाल उठता है, क्या हिंदुस्तान में हनुमान चालीसा सुनना अपराध है? क्या भारत में प्रभु श्री राम और उनके अनन्य भक्त हनुमान का गुणगान करना गुनाह है? क्या कांग्रेस शासित राज्यों में राम और हनुमान का नाम लेना पाप है? जाहिर है एक कांग्रेस शासित राज्य में अजान वर्सेस हनुमान चालीसा के इस प्रकरण का सियासी रंग देखना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो आपने ये रिपोर्ट देखी, सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर
क्या चुनावी मौसम है और इसलिए ये गैंग ज्यादा एक्टिव हो गया है क्या? ये एक बड़ा सवाल है और ये आरोप लगातार लग रहे हैं। बहरहाल इस पे हम चर्चा करें। इस वक्त हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आपका परिचय करवाती हूँ, स्क्रीन पे आपको उनका चेहरा भी दिखाती हूँ। पंडित अजय गौतम, बहुत स्वागत है सर आपका। हाफिज नूर अजहरी जी, बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका भी। सैयद जवाद जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, बहुत स्वागत है आपका भी। हाफिज नूर जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या एक व्यक्ति अपनी दुकान के अंदर, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर अगर हनुमान चालीसा सुनता है, बजाता है, तो उसमें आखिर दिक्कत क्या थी सर? देखिए, बिना देर किए हुए हुकूमत कर्नाटका को बिना देर किए हुए जिन लोगों ने इस शख्स को मारा है उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें जेल में भेजना चाहिए और उन्हें बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि अमन बाकी रहे। बाकी बातें रही कि हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दिया जाएगा, कांग्रेस शासित राज है, तो ये सिर्फ चुनाव करीब में है। मीडिया ट्रायल भी इसीलिए हो रहा है कि हिंदू और मुसलमानों में माहौल बने, थोड़ी बहुत नफरतें हो, ताकि भारतीय जनता पार्टी की जानिब हिंदू समाज एक तरफा चला जाए कांग्रेस के खिलाफ, और इसके अलावा कुछ नहीं है। जो हुआ है वो गलत हुआ। अप्रिशिएट करूंगी आपने जिस जिम्मेदारी के साथ ये बातें कही और साफ तौर से ये कहा कि जिन्होंने ऐसा किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फिर सवाल देखिए हाफिज जी, ये भी उठता है, क्या आपने इस पूरे घटनाक्रम को देखा होगा? मैं आपसे बस राय जानना चाहती हूँ, आपको लगा कि ये कहीं प्री प्लान था, एक कॉन्स्पिरेसी थी? क्योंकि अगर ये उस समय तक का होता कि नोकझोंक होती है, अगर कोई आते तो 2 व्यक्ति, लेकिन ये पूरी गैंग आ गई सर, इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, तो इसकी जांच होनी चाहिए, खोल करके मामला सामने आए, निष्पक्ष तरीके से सरकार को जांच कराना चाहिए, जो दोषी हो उसे जेल में भेजना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से एकदम इतने लोग आए, कैसे आए, किसकी प्लानिंग थी, कौन इसके पीछे है, वो सब सामने आना चाहिए। देखिए, जालिम कोई हो, हम जालिम के साथ कभी नहीं खड़े हुए, ना आज हम खड़े। मतलब उस शख्स के साथ गलत हुआ है। मैंने जो देखा है चैनलों के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, उसकी मैं बहुत मुझे तकलीफ भी है, मैं मजम्मत भी करता हूँ। चलिए ठीक है। पंडित अजय गौतम जी, आप क्या कहेंगे सर? ठीक है, पंडित अजय गौतम अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सैयद जवाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद जी, किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? सवाल ये उठ रहा है कि अब तक आखिर पुलिस ने FIR में इतनी देरी क्यों कर दी? क्या मौसम चुनावी है इसलिए आखिर ये गैंग एक्टिव हुआ है? नहीं, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो बात अजहरी साहब ने करी है, बिल्कुल सही बात करी है, मैं उस बात का समर्थन करता हूँ। न्याय संगत जो भी हो, न्याय संगत जो भी कार्रवाई हो, तो सख्त से सख्त कार्रवाई, क्योंकि हमारा देश जो है वो गंगा जमनी तहजीब के नाम से जाना जाता है, चाहे इस पक्ष से हो चाहे उस पक्ष से हो। जो भी संविधान अपने हाथ में लेता, कानून अपने हाथ में लेगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई न्याय संगत होगी और जरूर होगी, इसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं। लेकिन इसके पीछे सियासत को भी समझने की जरूरत है। जिस तरीके से एक पूरा नैरेटिव सेट करा जा रहा है, आप देखिए, और ये घटनाएं ऐसी नहीं हो रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। चाहे दिल्ली के अंदर की घटना हो गई, नमाज पढ़ते नमाजियों को मारना हो गया, और खास तौर से पुलिस वाले ने जो हरकत करी, ट्रेन में सफर करने वाले जो है खुद इस तरीके से नाम पूछ करके लोगों को मार रहे हैं। और नाम क्या लगा रहे हैं, क्या हमने नहीं देखा इससे पहले? क्या हमने इस देश के अंदर नहीं देखा तो कि इस देश कौन में है? तो सर ये भी देखा है, जब शोभा यात्रा पे पत्थर बरसाए गए, तब फिर क्या? बिल्कुल नहीं, शोभा यात्रा में पत्थर भी बरसाए जाते हैं और फूल भी बरसाए जाते हैं बहुत सी जगह पे। आप पत्थर बरसाना मत देखिए, फूल बरसाना भी देखिए। आप जब एक पक्ष रख रहे हैं तो मैं आपको दूसरी चीज बता रहा हूँ, सुनिए। इस देश फिर जी मैं इसलिए रख रहा हूं कि इस देश का स्वार्थ कौन बिगाड़ रहा है, कौन सी ऐसी ताकतें हैं, कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो दिन रात टीवी के ऊपर आकर के हिंदू मुसलमान का जहर बोल रहे हैं। ऐसे लोगों को, नफरती लोगों को पहचानना चाहिए और हमें मोहब्बत की बात करना चाहिए, हमें प्यार की बात करना चाहिए, सौहार्द की। लेकिन चुनावी मौसम के अंदर मुझे डर है, मुझे शक और शुबा ये है कि इसके पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है। किसको देश पहचाने, किसको हिंदू मुसलमान करके फायदा पहुंचता है, कौन चुनाव के अंदर ध्रुवीकरण करके, राजनीति करके, हिंदू मुसलमान करके वोट लेता है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता है, हम पहचानते हैं उनको। लेकिन आने वाला वक्त के अंदर देश की जनता, देश की आवाम
पहचानेगी ऐसे लोगों को जो दिन रात हिंदू मुसलमान करके राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और दिन रात जहर उगलते हैं, और बड़े बड़े नेता है उसमें, एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं उसमें। कोशिश कौन कर रहा है? और सवाल ये भी है, आखिर उन लोगों ने अपने हाथ में कानून कैसे ले लिया? क्या किसी का डर नहीं था? पंडित अजय गौतम जी इस वक्त मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं। अजय जी, आप अपना पक्ष रखें। सवाल यही है कि आखिर इतना बल इन शख्स को कैसे, इन युवकों को कैसे मिला कि सभी वहां पर पहुंचते, एक नहीं दो नहीं, ये गैंग वहां पर पहुंची, और ये गैंग आकर देखिए किस तरीके से वहां पे मारपीट करती है। मैं यहाँ पे धर्म को आड़े नहीं लाना चाहती हूँ, क्योंकि ये धर्म और मजहब की जो लड़ाई है वो हम देख रहे हैं लंबे समय से, लेकिन सवाल ये है कि इतना बल आखिर इनके पास आया कैसे कि इन्होंने कानून को हाथ में रख दिया? देखिए, हनुमान चालीसा की ही एक लाइन है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा से अगर किसी को दिक्कत है, किसी को तकलीफ है, तो असुरीय शक्तियों को है, भूत है, प्रेतों को है, पिशाचों को है, या उनके वंशजों को है। एक आम व्यक्ति को, एक आम देशवासी को, आम भारतीय को, आम इंडियन को कभी हनुमान चालीसा से दिक्कत हो ही नहीं सकती। हनुमान चालीसा से सिर्फ उसी को दिक्कत है जो भूत प्रेत की योनि से आया है या उन्हीं का वंशज है। दूसरी बात, ये इस देश के अंदर कानून के नाम पर जिस तरीके का मजाक बनाया जा रहा है, तुष्टीकरण की सारी जो बात है, 75 साल से जो तुष्टीकरण की नीतियां इस देश के अंदर चलती आई हैं, जहां एक धर्म विशेष को बढ़ावा दिया गया, जहां एक धर्म विशेष के अधिकारों को ही बढ़ाया गया, वहां ऐसे में दूसरे समुदाय को ये लगने लगा कि इस देश में अगर होगी तो अजान होगी, होगी तो नमाज होगी, चाहे उसके लिए हम सड़क घेरे, चाहे उसके लिए हम पार्क घेरे। तो ये लोग ये कहते हैं कि एक सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है, हमेशा हमें टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मुझे समझाई ना, क्या धर्म और मजहब के आधार पर कब तक हम लोग बंटते रहेंगे? देखिए, ये धर्म और मजहब तो हम कभी भी, आप देखिए, जो सीए से क्या किसी हिंदुस्तानी भारतीय मुसलमान की नागरिकता पे खतरा है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। ये नागरिकता देने का कानून है। देश के गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस देश के अंदर रहने वाले किसी भी व्यक्ति की नागरिकता पे कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। उसके बावजूद ये शाहीन बाग में धरने पे बैठ जाते हैं, ये 27 दिल्ली की 27 सड़कें जाम कर देते हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर दंगा करते हैं जिसमें 57 मासूम भारतीयों की जान चली जाती है। तो सवाल ये है कि ये जो लोग करने वाले हैं इस तरीके के, इनका आका कौन है? ये किसके इशारों पर चल रहे हैं? ये इनका आका पाकिस्तान में बैठा हुआ लश्कर है क्या? इनका आका अफगानिस्तान में बैठा हुआ ओबामा है क्या? इनका आका जो है ये कौन सी कंट्रियों से लेते हैं? क्योंकि मानिए ना मानिए, ये जितने लोग हैं ये सब देश विरोधी हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया इस्माइल फारूकी केस में कि मस्जिद इस्लाम का हिस्सा नहीं है। कर्नाटक में लॉ एंड ऑर्डर इतना ज्यादा कमजोर है। हाफिज जी, आपसे रिएक्शन चाहूंगी। आपने सुना हिंदू धर्मगुरु पंडित अजय गौतम जी की बातों को भी। सवाल यही है, क्या कर्नाटक में लॉ एंड ऑर्डर फिर इतना कमजोर है कि एफआईआर में इतनी देरी लग जाती है पुलिस को? क्या किसी दबाव में यहाँ पे काम किया जा रहा था? हिंदू धर्मगुरु जो अभी बोल रहे थे, ये देश में आग लगाना चाहते हैं। जो इनका अंदाज है बात करने का, देखिए आप, ये संवैधानिक तरीके से कोई अगर किसी चीज का विरोध कर रहा है, जो हमें अधिकार है, उसको देश विरोधी कर रहे हैं। घर में घुस के मारोगे उसको, वो संवैधानिक अधिकार है। किसी के घर में घुस के मारना संवैधानिक अधिकार है। दुकानदार को पीटना संवैधानिक अधिकार है। कानून का कानून, उसकी बातचीत कर रहे हैं। आप कौन हो? आपसे बड़ा देशद्रोही हो सकता है कोई? क्या आप देश के लोगों को देशद्रोही बोल रहे हो? शर्म नहीं आ रही आपको? ये तरीका है बातचीत। जो सीए का विरोध करेगा वो देशद्रोही है। जो सीएए का विरोध करेगा वो देशद्रोही है। वो इस देश का है ही नहीं, वो इस देश का खाता है, लेकिन अपने दिल में पाकिस्तान को रखता है। जो सीए का विरोध करेगा वो पाकिस्तान समर्थन होगा। अजय जी, हम कर्नाटक के मसले पर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप कह रही हैं कि एक वर्ग विशेष को बढ़ावा दिया गया, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, फिर ऐसे तो फिर एक और धर्म विशेष है वो भी यही बात कह रहा है। अरे इन्हें कुछ नहीं आता। जब देश के में चाहते हैं ये लोग, नफरतों की फैक्ट्री को चलाने वाले फोरमैन सुन लो, क्यों नहीं हुआ? नफरतों की फैक्ट्री में काम करने वाले सुपरवाइजर सुन लो भैया। जानते हैं तुम्हें? नफरतों की फैक्ट्री में काम करने वाले सुपरवाइजर सुन लो। कर्नाटक के अंदर हनुमान चालीसा चलाने वाले को मारना संवैधानिक अधिकार है क्या? हनुमान चालीसा पढ़ने वाले को मारना पीटना संवैधानिक अधिकार है क्या? चालीसा के नाम से हमला हुआ है तो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पहले कह चुका हूं मैं।
और मतलब जिस तरह यही से तो विषय है, और कौन सा विषय मारा है, जिस तरह से उसको मारा है, वो किसी भी हाल में सही नहीं है। ठीक है। किसी भी हाल में उसकी सही जांच हो। कर्नाटका सरकार को देर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। दूसरे लोग लेकिन जो फिर दंगा सवाल यही है ना, तो फिर क्या इतनी एक्टिव वहां की सरकार नहीं है? सवाल यही है, फिर इतनी एक्टिव वहां की सरकार नहीं है। सैयद जी, अगर उत्तर प्रदेश में, आप मुझे ये बताइए, अगर ये पूरा घटनाक्रम हो जाए जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने काम किया, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो, हर जगह से लाउड स्पीकर को हटाने की यहाँ पे जब बात की गई, एक सही डेसिबल पे यहाँ पे चलाने की बात की गई, तो फिर क्या कर्नाटक में उस तरीके से काम नहीं हो पा रहा है? क्या वहां पे क्यों दबाव ऐसा हो रहा है? यही आरोप फिर बीजेपी लगा रही है कि वहां पे कांग्रेस की सरकार है और ऐसा होना वहां पे लाजमी है। सैयद जी, नहीं देखिए, कांग्रेस की सरकार नो डाउट वहां पर है, और कर्नाटक सरकार जो है कार्रवाई भी कर रही है, और उचित कार्रवाई भी। व्यक्ति पर हमला किया है, उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं सैयद जी, बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। वो डर, वो खौफ पैदा नहीं किया गया सरकार की तरफ से। नहीं, देखिए, हम जब रहते हैं तो हम संवैधानिक मुल्क के अंदर रहते हैं, तो हमको संविधान की बात करना चाहिए और संवैधानिक प्रक्रिया से चलना चाहिए। आप किसी घर पे बुलडोजर चला दें, भाई सजा देने का काम जो है वो अदालतों का है। हम अदालती माध्यम से कोई चीज अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो वो ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं, तख्त पे बैठ करके आप जो चाहे कार्रवाई करेंगे तो ठीक है। वो डर कैसे पैदा होगा सर? वो तो प्रशासन और सरकार का काम होगा ना। जब आर्टिकल 25 ये कहता है कि आप फ्री हैं अपने रिलीजियस प्रैक्टिस करने के लिए। सुनिए मेरी बात, सुनिए मैडम, हमें डर पैदा नहीं करना कानून, हमें कानून का सम्मान पैदा करना। अगर डर पैदा करना है, अगर किसी चीज का खौफ पैदा करना है, तो हमें डराने से देश नहीं चलता है। हमें संविधान की इज्जत करना होगी, हमें संवैधानिक दिए हुए अपने जो हक है, हकूक है, उसके ऊपर चलना होगा, और उसी तरीके से कार्रवाई करना होगी। कैसे काम करेगा जब पुलिस इतना लेट लतीफी के साथ एफआईआर दर्ज करेगी? नहीं मैडम, हाँ, हम ये आपका बात जो है वैलिड पॉइंट है, और जो है पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, फौरन तत्कालीन जो है लेना चाहिए और लाइन हाजिर करना चाहिए, पूछना चाहिए कैसे हो गया, प्रशासनिक चूक है, और प्रशासनिक चूक के आधार पर कार्रवाई भी होना चाहिए। क्या हमने उत्तर प्रदेश के अंदर नजीरें नहीं देखी? क्या हमने जो है बिहार के अंदर नहीं देखी? क्या हमने गुजरात के अंदर नहीं देखी? इसी उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी घटनाएं हैं, आप एनसीआरबी का डेटा उठा करके देख लीजिए, क्या कार्रवाई हो रही। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर बेटी जिंदा दलित जला दी गई, क्या कार्रवाई हो गई जो उसके समर्थन में उसको ये भी हमारे नजीर है। इसी उत्तर प्रदेश में जब माफिया राज को खत्म करने की कवायद चली, जब नहीं खत्म हुआ के साथ जो हाल हुआ, फिर वो भी तो देखा है ना उत्तर प्रदेश। नहीं, बीजेपी को आप यहाँ पे बैठ कर ग्लोरीफाई करती, मुझे अजय जी जवाब दीजिएगा। नहीं, मेरा बस कहना आपसे ये है बीजेपी का समर्थन करने लगेंगे, मुझे बोलना पड़ेगा। अरे सर सुनिए, तो मेरा बस कहना ये, तो फिर तो मैं ये कहूंगी कि आप क्या उसके अगेंस्ट में बैठे हैं क्या फेवर करने में? क्या कहता है बताइए आप, चलिए। नहीं, तो अगर आप मुझे फेवरिज्म सिखा रही हैं तो आप क्या अगेंस्ट में नहीं बैठे क्या उसके? महिलाओं के आप बार-बार ये प्रोजेक्ट करेंगे कि राजनीति है। अरे मेरी बात तो सुनिए सही जी, आप लोग के साथ समस्या ये है, एंकरों पर आप इस तरीके से इल्जाम लगा लेते हैं, तो फिर आप मुझे बताइए ना, आप लोग क्या फिर अगेंस्ट में नहीं बैठे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, धर्म मजहब के आधार पर बांटा जा रहा है? कौन कर रहा है सर ये? 10 सेकंड, अभी अजय गौतम जी ने कहा कि प्रेस की आजादी पर लोगों को फायदा पहुंचाने की बात हो रही थी। एक धर्म के विशेष के लोगों को फायदा इतना पहुंचाया कि उनकी हालत जो है वो दलितों से बदतर होती चली गई। एजुकेशन में वो पीछे चलते चले गए, उनके पास रोजगार है ही नहीं, काम है नहीं, धर्म विशेष के लोगों को बढ़ावा कौन सा किसने दे दिया भाई? और हालत होते होते हमारे आप अजय गौतम जी जिस जगह पर आप हैं, आप पंडित हैं, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन आप देखिए आप ही के लोगों को यूनिवर्सिटीज के अंदर सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट होते हैं, सबसे ज्यादा आप ही लोग रखे जाते हैं। कहाँ चले गए? फिर बात करूंगा, बहुत दूर तक निकल जाएगी, पूरी बात निकलेगी, बहुत दूर तक ले जाऊंगा बात को। बात सुनिए, आप बात न्याय करिए, संविधान पूर्वक करिए, मैं आपका आदर करता हूँ। फिर अगर आप इस प्रोसेस में जा रहे हैं ना सर, तो भैया सुनिए ना, ये भी उठ जाता है तो फिर तरीके से जो मदरसे चल रहे हैं उसका क्या? अब मेरी बारी की लिंचिंग मत करिए। तो आप अगर एक धर्म विशेष की बात करें तो मैं उस पर भी बात करूंगी। अजय जी देखिए, अभी जैसे मेरे मित्र ने ये कहा कि एंकर पक्षपाती हैं, ये मैं कहता हूं कि ये मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला है, मीडिया की डिग्निटी पे चोट है। जो इनके समझ से बात न करे वो इसका मतलब जो है वो दूसरे तरीके का मीडिया हो गया। मुझे ऐसे बयानों से बचना चाहिए। और दूसरी बात, जब मनमोहन सिंह जी ने देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में खड़े होकर ये कहा कि इस देश के जो जितने भी संसाधन हैं
नैसर्गिक संसाधन है उन पर पहला जो हक है वो मुसलमानों का है। तो आप बता गलत दीजिए क्या गलत कोट करा नहीं, आप ये उन्होंने नहीं कहा, 500 साल लड़ाई उन्होंने ये नहीं कहा, हमने 500 साल लड़ाई लड़ी। ये उन्होंने ये नहीं कहा, पंडित क्या कहा? झूठ बोला रहे, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये आकर के कहा जब सच्चर का बेटी की रिपोर्ट आई तो उन्होंने सबसे ज्यादा हालात है और इसमें माइनॉरिटीज की बात कही उन्होंने, स्पेशली मुसलमान नहीं करा, माइनॉरिटीज के अंदर आपके अल्पसंख्यकों के अंदर आपके बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, सिख भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं। उन्होंने अल्पसंख्यक का यूज करा, मुसलमान नहीं करा। आप लोग आप गलत कोट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और इसके साथ साथ अजहरी जी इतने जिम्मेदार व्यक्ति हैं आप लोग, एक हिंदू धर्मगुरु और AIMCLB से जुड़े हुए एक पॉलिटिकल एनालिस्ट, मुझे ये समझाइएगा ना हम लोग क्या कर रहे हैं इस डिबेट में? फिर हम क्या धर्म और इसके आधार पर नहीं बांट रहे हैं फिर देश को? एक कह रहा है कि भी सिलेक्टिव कार्रवाई होती है, एक कह रहा है कि एक धर्म विशेष को आगे बढ़ावा दिया जाता है, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। फिर आप लोग क्या कर रहे हैं सर? और यही नहीं, सवाल मेरा यही है कि इस मानसिकता को कैसे खत्म किया जाए? आज ये मानसिकता इतनी ज्यादा हावी हो गई कि हम लोगों ने कानून अपने हाथों में ले लिया। ये प्री प्लान का ये कॉन्स्पिरेसी थी। सैयद जावेद, ये हमारे आपकी, चाहे यहाँ पे मुस्लिम धर्म गुरु बैठे हो, हिंदू धर्म गुरु बैठे हैं, करिश्मा जी बैठे हैं, सैयद जवाद जी बैठे हैं, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिए उस संविधान के अकॉर्डिंग सभी लोग चले। और अगर जो नहीं चलना चाहता है या नहीं अपनी राह दूसरी तलाशना चाहता है तो हमको सैयद बम्बाज भी है क्या? कार्रवाई फिर होनी चाहिए। यही सवाल मेरा भी है, अगर जो कानून का पालन नहीं करेगा उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ना सैयद जी। जो कर्नाटक में हुआ उसकी आप भी निंदा करते हैं, जो कर्नाटक बेंगलुरु में हुआ उसकी आप भी निंदा करते हैं ना सर? आखिर इन लोगों ने इनके पास इतना बल कहां से आया? मेरा पॉइंट ये है, मेरा पॉइंट यही है, जांच होना चाहिए। मैंने पहले अपने वक्तव्य में कहा कि उसकी जांच होना चाहिए। करिश्मा निष्पक्ष डिबेट कराइए। जी अजहरी साहब, करिश्मा जी 1 मिनट दीजिए प्लीज, प्लीज 1 मिनट। अरे गौतम जी बात से कहना चाहता हूँ, 1 मिनट सारे 1 मिनट सारे 1 मिनट उसके बाद आप बोल लीजिएगा। उसके बाद बोलिए। मैं अपने यहाँ जो मेरे दोस्त बैठे हैं, मेरे जो दोस्त बैठे हैं सैयद बम्बाज, मैं उनसे एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर सबसे ज्यादा जो यहाँ पर धर्म मानने वाले लोग सनातन धर्म के हैं, उन्होंने फिर भी अपनी अकलियत पर भरोसा करते हुए उन्होंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया जो देश के खिलाफ हो। फिर भी अगर मैं ये चाहता हूँ इस देश की जो मस्जिदें हैं वो कभी हमेशा कभी वीरान ना हो, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ इस देश की मस्जिद में कानपुर की तरह वहां से AK-47 से गोली ना चले और किसी ADM की छाती में ना लगे। मस्जिदें खुदा की इबादत के लिए है, वो इस तरह लिए नहीं है कि वहां से कानपुर की घटना आपको याद करिए जहां मस्जिद से AK-56 से गोली चली और एक ADM की हत्या कर दी गई। वो मस्जिद से हुआ। मस्जिदें दहशत फैलाने की जगह नहीं है। करिश्मा, अगर हमने ऐसे ही आपने कर्नाटका पे कराई है बहस ना, और हम ऐसे लेकर के जाएंगे तो अब तक आप बोलने नहीं देती हमें। आप हिंदू पंडितों से और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से डरी हुई क्यों है? क्या वजह है? मीडिया होगा क्या? हाफिज नूर अजहरी जी, मैं आपसे भी डंके की चोट पे सवाल पूछ रही हूँ और हिंदू धर्मगुरु से भी पूछ रही हूँ। इस तरीके की मानसिकता खत्म होनी चाहिए। आप जैसे जिम्मेदार लोग जब इस तरीके के बयान देते हैं ना तो फिर मुझे निंदा होती है। अब एक मदरसों में क्या चल रहा है ये सबको पता है सर, आप मुझे बस समझाइए, बहुत आप लोग के लिए बहुत ईजी हो जाता है इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाना। मुद्दों से बात नहीं करते आप, मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। हाफिज नूर अजहरी जी, सवाल आपसे यही था कि मानसिकता खत्म होनी चाहिए ऐसी, और अगर इस मानसिकता को आप बढ़ावा देंगे चाहे वो हिंदू धर्म गुरु ही क्यों ना हो। गौतम जी, मैं आपसे भी ये कह रही हूँ, जब आप कहते हैं ना धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो फिर क्यों आप लोग इतना ज्यादा मानसिकता ऐसे फैला रहे हैं? सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है और जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं इस तरीके के बयान दे रहे हैं, और ये फिर बहुत इजी हो जाता है सर बोलना। आप डरी हुई हैं, आप उनके फेवर में बात कर रही हैं, जहां मैं आपके पॉइंट पे आती हूँ आप लोग मुद्दों से भटका देते हैं। मुझे मत सिखाइए हाफिज नूर अजहरी जी, मुझे मत सिखाइए आप। अजय गौतम जी, ये सवाल मेरा आपसे भी है, नहीं मुझे मत सिखाइए। बंद करके हमारी आवाज बंद करके आपकी आवाज अभी भी चालू है। सवाल ये है ना कि जहां बात रखनी होती है आप लोग नहीं रखते। फिर जब ओवैसी जैसे लोग इस तरीके के बयान देते हैं ना उससे देश का माहौल खराब होता है। जब ओवैसी जैसे लोग इस तरीके के बयान देते हैं ना सर, उससे माहौल खराब होता है। आप लोग तो जिम्मेदार होने चाहिए कि देश का जो नागरिक है, जो युवा है, उसको कोई बरगलाए नहीं। आपको भी मालूम है
सच बोलने की आपको भी पता है ओवैसी साहब क्या क्या बयान देते हैं, आपको भी बहुत अच्छे से पता है। कुछ देर पहले आप समझदारी का परिचय दिखाते हुए मुझे समझा रहे थे कि हाँ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जब बात आप लोग पे आ गई तो तुष्टीकरण की राजनीति हो गई। अरे आपको बीजेपी के प्रवक्ता बन के बात करती है, मुझे मत सिखाइए अजहरी साहबा। डिबेट में बेईमानी कर रही हो आप मुझे मेरा काम मत समझाइए। जब मैं आपके मुद्दे पर आती हूँ ना तो आप भटकाने के लिए आपके पास ये बहुत इजी टूल होता है। ठीक है, समय की कमी है। सही है जी, ठीक है सर, मैंने देख लिया आपकी समझ। ये आप कुछ देर पहले जो समझदारी का परिचय दे रहे थे, अब आपने ठीक उलट साबित कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ अजहरी साहब जुड़ने के लिए। और इसके साथ साथ सवाल हमारा यही था कि इस मानसिकता को आखिर कैसे खत्म किया जाए जो इस वक्त देश में पनप रखी है, जो देश को धर्म के आधार पर बांटने की यहाँ पे कोशिश कर रखी है। और फिर सवाल यही हो जाता है कि आखिर क्यों यहाँ पे कानून को हाथ में लिया जा रहा है और प्रशासन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। हमारी पूरी कोशिश थी इस मुद्दे को उठाने की और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारी बस यही अपील है कि देश में शांति बनी रहे, देश में सौहार्द बना रहे और धर्म के आधार पर इस देश को न बांटा जाए। हमारा मकसद भी है, हमारी अपील भी आप लोगों से ये है कि देश को हिंदू मुस्लिम के आधार पर न बांटा जाए और इस तरीके की मानसिकता को खत्म करने में आपका और हमारा योगदान होना चाहिए। फिलहाल रुकती हूं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी।